मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस जिन भी विद्यार्थियों का अगर होगा तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इससे पहले मैंने 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिया है। जैसे कि आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर संविधान की विशेषता या फिर आपका मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले ही करवा दिया है। आपको करना क्या है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको BBU पॉलिटिकल साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर जाइएगा, सारे वीडियो अवेलेबल है। उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड, चाहे वो आपके एग्जाम में 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेजर हो या फिर माइनर हो पूछा जाएगा। तो 75 वाले एग्जाम पैटर्न में 5 नंबर के भी क्वेश्चन 2 रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपका 15 नंबर वाले भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन जो 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ये कोई भी नहीं बता सकता है कि कहाँ से पूछा जाएगा, किस यूनिट से पूछा जाएगा, वो अपनी मर्जी से कहीं से भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए हर एक यूनिट को, खास करके जितने भी क्वेश्चन आप लॉन्ग करते हो उसको सही से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसी का छोटा पार्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद के बारे में टिप्पणी करें या फिर राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में संक्षेप में बताए, यानी शॉर्ट तरीके से बताए। तो आज के वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, इनकी कार्य जो शक्ति है, इनके पास क्या क्या अधिकार होता है, वो सारी डिटेल से देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो तरीका है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है। राष्ट्रपति के पद के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, साथ ही साथ राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अलावे राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, साथ ही साथ जैसे राष्ट्रपति का अधिकार में आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री को हटाने का जो अधिकार होता है, ठीक है, किसी कारणवश राष्ट्रपति के पास ही होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि प्रधानमंत्री अगर गलतियां करती है, चलिए उसको हटा दिया जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति गलती करे तो फिर उसको कौन हटा सकता है और उसका क्या नियम कानून है, वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हो, आप पढ़ते हो, उसकी शक्तियों के बारे में जानोगे, लेकिन राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, किस तरीके से उसको निलंबित किया जाता है, उसके पद से उनको हटाने का क्या विधि और कार्य है, वो चीज़ अगर नहीं जानोगे तो फिर क्या फ़ायदा राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ने से। इसके अलावे इनकी जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो सारी शक्तियों को मैंने एक्सप्लेन किया है सिंपल वे में, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में है। तो डिटेल से वीडियो को देखिएगा ज़रूर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में समझते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति शक्तियों और कार्य को, देखिए राष्ट्रपति शक्तियाँ, जो भी राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती है, काम करने की शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियाँ बोला जाता है। तो राष्ट्रपति शक्तियाँ और साथ ही साथ कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है भारतीय संविधान के तरफ से ऑफिशियल तौर से, परंतु शक्तियों का उपयोग केवल प्रधानमंत्री उसके मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है। लेकिन जो शक्तियों का मुख्य रूप से उपयोग जो करता है ना, वह प्रधानमंत्री उसके मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति अगर किसी तरीके से किसी शक्ति का उपयोग करना चाहे तो वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री के जो मंत्री परिषद होंगे उससे सलाह लेकर ही कोई भी कार्य करेगा, ठीक है, शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। उनको देश का प्रथम नागरिक माना गया है, किनको, राष्ट्रपति को। सेकंड पैराग्राफ को ध्यान से समझिएगा। भारत में राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त होता है। संसदीय प्रणाली वर्ड अगर आप मेंशन कर देते हो, राष्ट्रपति की नियुक्ति में आपका काम बन जाएगा। अलग से आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा, ये अलग से आपको लिखना नहीं होगा, मेंशन नहीं करना होगा। जिसमें वह राष्ट्र के नाम मात्र के अध्यक्ष है, यानी राष्ट्र के वो अध्यक्ष तो है लेकिन सिर्फ नाम मात्र के है। उनकी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, यानी राष्ट्रपति का जो वास्तविक शक्ति है, अधिकार है, उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री ही करते हैं और उनके मंत्री परिषद ही करते हैं। इसका रीज़न क्या है भाई, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जनता के द्वारा ही चुने हुए रहते हैं, इसीलिए जनता के लिए वह संसद के लिए जवाबदेह है। कहने का मतलब है जनता के द्वारा चुना कौन गया है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद। तो भाई जनता के लिए काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। जनता को जवाब कौन देगा और जवाब कहाँ पर दी जाती है, कौन काम किया किस तरीके से हुआ, सांसद में दी जाती है, ठीक है। तो सांसद के लिए वह जवाबदेही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, लेकिन सारा काम का जो भार है या फिर जिम्मेवारी है या फिर बोला जाए शक्तियाँ है, वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर ही होता है। चलिए आपने बता दिया राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है।
तो फिर राष्ट्रपति की आवश्यकता भारत में क्यों है? देखिए यहाँ पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं या फिर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके अलावे जो भी मंत्री में बैठते हैं, ठीक है, वो सारे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान टाइम पर आप देखिएगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो सरकार बनाए हैं, एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी है, उसमें नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री का। तो उस न्यूज़ चैनल को जरूर देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। इसके अलावा और भी जो मंत्रीगण हैं, जो भी जिस पद पर जिस मंत्रीगण में वो रहेंगे, उनका भी वहाँ पर शपथ कौन दिलाएंगे, नियुक्ति कौन कराएंगे? राष्ट्रपति कराएंगे। ठीक है, तो इन सभी की नियुक्ति कराने का भी जिम्मा जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति की भारत में आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सारा है, वो देखिएगा। चुनाव के बाद राजनीतिक में अस्थिरता बनी रह सकती है और ऐसे में सरकार 5 वर्ष या फिर उससे पहले ही गिर सकती है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको वर्तमान टाइम में जो घटना घटी है ना चुनाव में, उस घटना के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझोगे। जैसे अभी 2000 चुनाव में लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें क्या हुआ? ना ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी को बहुमत मिली, ना ही कांग्रेस को मिली। ठीक है, कांग्रेस गठबंधन जिसको इंडिया गठबंधन बोला जाता है, दोनों को बहुमत नहीं मिला, तो दोनों सरकार नहीं बना पाई है। अब यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं ये गठबंधन किससे किए हुए? एनडीए से किए हुए। ठीक है, एनडीए से किए हुए। तो इस एनडीए में 2 नेता की बहुत भूमिका है। पहला तो नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू। दोनों यहाँ पर एनडीए में गठबंधन के आधार पर बीजेपी की बहुमत मिल जाती है। ठीक है, यानी बीजेपी की बहुमत इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एनडीए की सरकार, ना कि बीजेपी की सरकार। यानी एनडीए गठबंधन करके एनडीए की सरकार बनाते हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? शपथ कौन लेंगे? नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर 2 लोगों के आधार पर ये सरकार बनी है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि आने वाले वर्तमान टाइम में वो दोनों इनके पार्टी में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अस्थिरता बनी रहेगी। यहाँ पर वही चीज़ तो बताया गया है कि सरकार 5 वर्ष या फिर उससे पहले ही गिर सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे समय में एक अस्थायी राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता होती है। एक ऐसा अस्थायी पद हो जो अगर दोनों पार्टी को, ठीक है, जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, दोनों को अगर बहुमत नहीं मिली है तो उस सिचुएशन में वो प्रधानमंत्री चुन सके। याद रखिएगा। तो वो कौन सा पद है? वो अस्थायी पद कौन सा है? तो वो राष्ट्रपति है। समझ में आया ना? तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति ही सारा सॉल्यूशन करती है कि प्रधानमंत्री किसे चुना जाए, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। और आपको थोड़ा सा हिंट के तौर पर बताऊं, कभी भी सरकार अगर बनती है ना तो गठबंधन के आधार पर ही बननी चाहिए। इससे बेनिफिट जनता को होता है। अगर पूर्ण बहुमत से लगभग 350 प्लस से अगर एक सरकार, ठीक है, कोई एक पार्टी जैसे कि बीजेपी या फिर कांग्रेस भी अगर 350 प्लस से अगर सरकार बनाती है, जनता के लिए नुकसान है, क्योंकि इसमें वह अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार रहेगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ 275 के पार ही अगर सीटें लाती है, 290 के पार ही सीटें लाती है, लेकिन इसमें गठबंधन की जोड़ के साथ सरकार रहेगी, इस सरकार में दबाव रहेगा, साथ ही साथ विपक्ष भी मजबूत रहेगा, तो ऐसी सरकार जनता के लिए ही कार्य करती है। तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी सरकार अगर गिर जाती है, 5 साल तक नहीं रहता है, तो इस सिचुएशन में राष्ट्रपति ही निर्णय लेता है कि नए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे करे। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य का लाभ मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही करती है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति ही ध्यान देना होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, कोई विदेशी यहाँ पर नहीं बन सकता राष्ट्रपति। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। उसके पास लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, मतलब कोई भी अगर जैसे कि अगर वो सरकारी नौकरी में है तो उस नौकरी को, जॉब को छोड़ना होगा। ठीक है, उसके अलावा वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको मेंशन कर देना है। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 54 के अंतर्गत की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि भाग 5 और आर्टिकल नंबर 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, उसका चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य शामिल होते हैं, यही उनको चुनते हैं। ठीक, अब देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार। मैं शक्तियों के बारे में भी बात करूंगा, अधिकार के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, जल, थल और वायु। उनको कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। इसके अलावे यदि कोई सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है तो राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है कि वह उसे बर्खास्त करे। अगर कोई सरकार असंवैधानिक तरीके से, यानी जो संविधान में काम करने का जो तरीका है सारा कुछ मेंशन है, तो वह संविधान को फॉलो ना करके अपने तरीके से अगर वह कार्य करता है तो उस समय उस सरकार को बर्खास्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। उसको देश में आपातकाल लगाने का भी अधिकार प्राप्त है। इसके अलावे यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त है। इसको भी हम लोग समझेंगे कि ये कार्यपालिका की शक्ति में क्या क्या अधिकार है। आगे हम लोग देख लेते हैं कार्यपालिका प्रमुख के पद से राष्ट्रपति को हटाना, महाभियोग। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री किसी तरीके से अगर गलत काम करते हैं यानी असंवैधानिक कार्य करते हैं तो उनको राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है राष्ट्रपति ही गलत तरीके से काम कर रहे, असंवैधानिक काम कर रहे, तो राष्ट्रपति को कौन हटाएगा भाई। तो देखिए यहाँ पर वो प्रक्रिया सारा यहाँ पर लिखी गई है, इसको भी जानना जरूरी है। संविधान के अनुसार उसको केवल एक ही प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। एक नंबर में भी एग्जाम में कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभियोग की प्रक्रिया उन पर तब लागू होती है जब उसके खिलाफ संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए। यानी राष्ट्रपति किसी तरीके से संवैधानिक उल्लंघन करता है, दुर्व्यवहार करता है और ये साबित हो जाता है, तभी उसको उस पद से हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं। इसके अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन, जैसे कि राज्यसभा या फिर लोकसभा में प्रस्ताव लाना होगा। अगर दोनों सदनों में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी दोनों सदन में भी प्रस्ताव भेज दिया गया, दोनों भेज दिए, परंतु जिस सभा में प्रस्ताव बाद में लाया गया है उसे रद्द किया जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा गया, बाद में लोकसभा में प्रस्ताव आया तो इसको रद्द किया जाएगा बाद वाला, पहले राज्यसभा वाला स्वीकृति दी जाएगी। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य है, ये जरूरी है। जबकि राज्यसभा में अगर आप प्रस्ताव लेकर जा रहे हो तो इसमें 50 सदस्यों की हस्ताक्षर जरूरी है। अब यहाँ पर हस्ताक्षर होने से भी नहीं होगा। देखिए आगे क्या होता है। अब दोष साबित होने के बाद, दोष साबित हो गया, ठीक है, प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति पर जांच में दोष साबित होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होती है। कहाँ पर? लोकसभा में भी और राज्यसभा में। वोटिंग में यदि यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, 2/3 समझते हो, जैसे कि ये 3 टुकड़ा है, 3 टुकड़ा में 2 टुकड़ा का वोट, ठीक है, अगर मिल जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये दोषी है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ता है। इसी प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री असंवैधानिक अगर कार्य करते हैं तो वो उनको उस पद से कौन बर्खास्त करते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अगर असंवैधानिक कार्य करते हुए अगर साबित को कर देता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको कौन बर्खास्त करता है? तो भाई राज्यसभा या फिर लोकसभा द्वारा ही उनको बर्खास्त किया जाता है, इस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि महाभियोग क्या है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आप लोग YouTube में सर्च करोगे ना, ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ पर वीडियो यहीं से स्टार्ट है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो बेसिक चीज़ है। अगर आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तो फिर इसको पढ़ के क्या मिलेगा? समझ में आया ना? तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन संविधान डिटेल से जरूर पढ़ो। तो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग खुद और मंत्रिमंडल के सलाह के द्वारा करता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुद भी कर सकता है, साथ ही साथ मंत्रिमंडल के सलाह के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्रिमंडल है उनके सलाह के द्वारा कर सकते हैं। पहली शक्ति अगर बात करें कार्यपालिका की शक्तियाँ, यह जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है।
यानी कहीं ना कहीं इसका जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को ही होता है। नियुक्ति की शक्ति, इसमें अब क्या आता है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स है। नियुक्ति करने की शक्ति, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, न्यायाधीश इत्यादि की जो नियुक्ति करवाते हैं वह इसी कार्यपालिका के राष्ट्रपति के शक्तियों में ही ये अधिकार, ये शक्ति है, नियुक्ति करने की शक्ति। तो यहाँ पर आपने पढ़ा प्रधानमंत्री, इसके अलावा और भी सारे जो भी चीज़ है इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। साथ ही साथ वित्त आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति का ही अधिकार है। और वित्त आयोग में अनुच्छेद 280 में साफ साफ तौर से लिखा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन भी राष्ट्रपति ही करती है। देखिए, इसका तो नियुक्ति करती है, साथ ही साथ राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर जो टैक्स व्यवस्था होता है, कर, ठीक है, उनका विभाजन भी राष्ट्रपति ही करती है। इसके अलावा देखिए, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर आदिवासी क्षेत्र होते हैं तो उसको उनके अधिकार के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना ये भी राष्ट्रपति ही करती है। परंतु 5वीं अनुसूची में राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। यानी 5वीं अनुसूची में अगर किसी क्षेत्र को डालना है तो उस सिचुएशन में उस राज्य के, ठीक है, जिस राज्य में अगर इस अनुसूची में अगर उनको रखना है तो भाई उसके राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है, तभी राष्ट्रपति इस चीज़ को करते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। आगे देखिए, ST SC OBC आयोग का भी नियुक्ति कौन करती है, राष्ट्रपति करती है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वित्त आयोग। वित्त मतलब क्या होता है, रुपया, पैसा, कौड़ी। तो याद रखिएगा, धन से रिलेटेड चीज़ यहाँ पर सारी चीज़ आएगी। धन विधेयक, विधेयक क्या होता है, किसी भी कानून को बनने से पहले विधेयक बोला जाता है। भाई उस कानून को आप सबसे पहले विधानसभा में लेकर गए, फिर लोकसभा में लेकर गए, ठीक है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास लेकर गए, राष्ट्रपति उसमें साइन कर देते हैं, उसमें मोहर कर देते हैं कि हाँ अब इस विधेयक को कानून बना दिया जाए, तो वही होता है कानून। यानी राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून बन जाती है, उससे पहले वो विधेयक होता है। तो किसी भी धन विधेयक यानी पैसे कौड़ी से रिलेटेड, जैसे कि कहीं पर कोई आपदा आ गया और इससे रिलेटेड आपको कुछ कानून बनाना है जिसमें पैसे खर्च करने हैं, और भी बहुत सारे धन विधेयक हो सकते हैं, तो उस धन विधेयक को प्रस्तावित करना, ठीक है, इसको कानून बनाना राष्ट्रपति के ही अधिकार में होता है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। इसमें 14 दिन के अंदर ही राष्ट्रपति सारा निर्णय लेती है। जैसे कि लोकसभा में पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में जैसे ही इसका प्रस्ताव कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति इसको 14 दिन के अंदर ही इसको पास करना है या फिर रिजेक्ट करना है। क्यों 14 दिन? क्योंकि ये धन विधेयक है। इसके अलावा जो नॉर्मल विधेयक है जिसमें पैसा कौड़ी से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल कानून बनाने की जो विधेयक है उसमें 14 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मर्जी करे तो 1 साल बाद भी राष्ट्रपति उसमें साइन कर सकते हैं, अगर नहीं मर्जी करे तो उसको रद्द भी कर सकते हैं। ये भी अधिकार राष्ट्रपति के ऊपर है, जिसको वीटो अधिकार बोला गया है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर वित्तीय अधिकार में देखें धन विधेयक का अधिकार। इसके अलावा आकस्मिक निधि यानी अनुच्छेद 267 में यह इन्वॉल्व है कि इसमें पैसे निकालने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति स्वयं इसका प्रयोग करता है। आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि जैसे अभी आपको बताया कि किसी आपदा से रिलेटेड कानून भी बना सकते हो या किसी सिचुएशन से रिलेटेड आप कानून भी बना सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी आपदा है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, गरीबों को पैसा पहुंचाना है, तो उस इमरजेंसी वाले सिचुएशन में बिना कुछ सोचे समझे राष्ट्रपति का अधिकार है कि भाई पैसे निकालने के लिए संसद की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, सीधा राष्ट्रपति इसमें अधिकार दे सकता है, राष्ट्रपति स्वयं इसका प्रयोग कर सकता है। यह आर्टिकल नंबर 267 में दिया गया है। उम्मीद करते कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, विधायी शक्तियाँ। तो देखिए यहाँ पर विधायी शक्तियाँ ये क्या है, विधेयक को ही विधायी बोला जाता है, यानी कानून बनाने की शक्तियाँ। अभी आपने देखा धन विधेयक, लेकिन यहाँ पर विधायी शक्तियाँ में आपका आ जाएगा कौन सी, नॉर्मल विधेयक। जैसे कि यहाँ पर देखिए विधेयक बनाने संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। किसी भी बिल को पास करने में भूमिका संसद का अभिन्न अंग, यानी किसी भी बिल को पास किया जाता है तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो यही होता है विधायी बनने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करते हैं। अच्छा, इसमें 14 दिन की ज़रूरत नहीं है मोहलत कि हाँ 14 दिन के अंदर ही इसमें राष्ट्रपति बताए कि क्या आप इसमें साइन करोगे या फिर इसको रिजेक्ट करोगे। तो राष्ट्रपति को फुल्ली टाइम इसमें दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अध्यादेश, ये क्या भाई, तो अनुच्छेद 127, जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहे लेकिन संसद के दोनों सदन जैसे कि लोकसभा
और राज्यसभा, किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो, या कोई बिल राज्यसभा में संसद की कमी संख्या होने पर, या फिर कोई बिल राज्यसभा में अगर किसी एक तरफ, विपक्ष की तरफ अगर सीटें कम हो, तो उस सिचुएशन में क्या करेगी, राष्ट्रपति का अधिकार है कि भाई दोनों संसद को संबोधित करना। समझ में आया ना। और वोटिंग प्रक्रिया द्वारा इसको फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो ये भी अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे देखिए न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ में देखिए न्याय करने का शक्ति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, यानी इसमें क्षमादान की शक्ति होती है, आर्टिकल नंबर 72 में मेंशन है। इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट से सज़ा लेने के बाद सज़ा कम या ज़्यादा, देखिए यहाँ पर न्यायिक शक्तियाँ यानी न्याय करना। तो न्याय कब होगा भाई, जब किसी की सज़ा कम की जाएगी। तो सज़ा ज़्यादा करने पर न्याय होता है क्या, बिल्कुल। जैसे कि कोई बहुत ही घटिया इंसान बहुत ही खराब अपराध कर लिया और बड़े व्यक्ति के सपोर्ट में उनको सज़ा कम मिली है, कहीं ना कहीं उनको सज़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था। सिचुएशन में भी राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि उनकी सज़ा को वो बढ़ा दें डायरेक्ट। जी हाँ, ये न्यायिक शक्तियाँ है राष्ट्रपति का। आगे देखिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। इसके अलावे जो सैन्य शक्तियाँ हैं, जल थल वायु, ये सारे सेना जो है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनका जो कमांड होता है, अधिकार होता है, वो राष्ट्रपति के पास होता है पूर्ण रूप से। और इसका वह इस्तेमाल कभी भी, ठीक है, युद्ध को रोकने के लिए या फिर कहीं भी अगर अशांति फैली है, उस अशांति को शांति करने के लिए इसका इस्तेमाल वह कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन ये जो सारा काम है वो कहीं ना कहीं अपने प्रधानमंत्री से पूछकर, उनसे सलाह मशवरा करके ही, ठीक है। इसके अलावा देखिए वीटो शक्ति, वीटो शक्ति जो मैंने आपको अभी बताया, वीटो पावर, ठीक है, वीटो अधिकार। तो ये क्या भाई, अनुच्छेद 111 में मेंशन है, जिसको पॉकेट वीटो भी बोला जा सकता है। वीटो शक्ति का अर्थ है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति ना देना। जैसे कि यहाँ पर विधेयक के बारे में आपने क्या देखा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर विधेयक अगर कोई भी पारित करता है, ठीक है, बनाना चाहता है, वह लोकसभा से, राज्यसभा से होकर राष्ट्रपति के पास जाती है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत से उनको वोट मिल जाता है कि हाँ ये विधेयक को कानून बनाया जाए। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहेगी कि नहीं ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो उनको वीटो अधिकार दिया गया है, वीटो पावर दिया गया है। अगर वो कानून गलत है, वो विधेयक अगर गलत है, तो उस विधेयक को कानून बनने से रोकने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है, उसी को वीटो शक्ति बोला गया है। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि उस विधेयक पर अनुमति दे या फिर अनुमति ना दे। यही पावर होता है वीटो पावर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 352, 356, 360, इसको मेंशन कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। यानी कभी भी आपातकाल आता है, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि ये तीनों आर्टिकल को लागू करके उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो तीनों शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही होता है, अपनी मर्जी से नहीं, ठीक है। आगे देखिए 352 को समझते कि ये है क्या। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। यानी समझिए राष्ट्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी हिस्से में सुरक्षा को लेकर या फिर युद्ध को लेकर या फिर बाहरी आक्रमण को लेकर या फिर किसी तरीके से अगर विद्रोह वाला माहौल दिख रहा है, तो इन सभी सिचुएशन में ये आर्टिकल को लगाकर राष्ट्रपति का अधिकार है कि उस सिचुएशन में यह आर्टिकल लागू करके राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है, यानी इसकी घोषणा करता है। नेक्स्ट देखिए 356 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या था, राष्ट्र में, इसमें पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा करते हैं, जबकि 356 में क्या आपका सिर्फ राज्य के लिए, यानी किसी राज्य में ये आपातकाल की घोषणा करते हैं। यानी इस संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है यदि वह संतुष्ट है। यानी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, असंवैधानिक कार्य कर रहा है राज्य की सरकारें, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना 356 आर्टिकल के अधिकार में दिया गया है। तो भारत में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है, आपातकाल घोषणा अगर लागू करना है 352, राज्य के स्तर पर 356। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका 360। जब भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति सामने आई है जो भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरे में डाल रही है, मतलब ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हमारा देश पूरा बिक चुका है, कहने का मतलब है पूरा कर्जदार हो चुका है, अब देश को पैसे की ज़रूरत है,
वित्तीय स्थिरता हो चुकी है, वित्तीय अकाल बोला जाए इसको, अपनी वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो पैसे की अकाल हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है 360 के तहत। अब इसमें क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देना चाहता हूँ। भारत सरकार के अंदर में जो भी कार्यरत है, जैसे सरकारी नौकरियाँ जो भी कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी को भी रोका जा सकता है, या फिर हो सकता है उनकी सैलरी से जितना टैक्स कट रहा है, जैसे कि किसी का अगर 10,000 टैक्स कट रहा है मंथली में, तो हो सकता है उसके मंथली से 20,000 टैक्स कटेगा, क्योंकि भाई भारत को कर्ज से ऊपर उठाना है। तो ये सारा अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये तीनों आर्टिकल के तहत कहीं ना कहीं हमारा मूल अधिकार छीना जा रहा है। बिल्कुल, ये सिचुएशन में आपका जो मूल अधिकार है वो पूरे तरीके से छीन ली जाती है। यही तो है संविधान की सबसे अच्छी क्वालिटी। सिचुएशन के हिसाब से आपको मूल अधिकार दिया गया है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मूल अधिकार छीन लिया जाता है। तो इसी तरीके से आपको राष्ट्रपति के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में मेंशन करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा, पॉइंट्स में क्या क्या मेंशन है वो मैंने आपको ब्लू कलर से बता दिया है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन और याद भी कर लीजिएगा। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।